हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स प्लस पे। हमने चला रखी थी एक कड़ी प्रायिकता की, जिसमें हम पीछे 4 वीडियोस लेके आ चुके हैं। आगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बेस्ड रिलेशन से संबंधित बात करेंगे। पर बेस्ड रिलेशन से पहले हम बात करेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की। उस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को भी डिफाइन करने से पहले हम बात कर रहे हैं इसकी एक प्रत्यक्ष समष्टि के विभाजन की, क्योंकि बहुत जरूरी है। यदि आपको प्रत्यक्ष समष्टि का विभाजन करना आता है तो ही आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को काम में ले सकते हैं, या बेस्ड प्रमेय को भी आप उसी रूप में काम में ले पाएंगे यदि आपको ये पता है कि प्रत्यक्ष समष्टि का विभाजन कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रत्यक्ष समष्टि के विभाजन से। प्रत्यक्ष समष्टि का विभाजन दोस्तों, प्रत्यक्ष समष्टि के बारे में हमने पढ़ा है, किसी एक परीक्षण या प्रयोग को करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामी मानों का समुच्चय एस प्रत्यक्ष समष्टि कहलाती है। समुच्चय और इसके अंतर्गत आने वाले उप समुच्चयों को हम घटनाएं कहते हैं। तो एस के अंतर्गत हम बहुत सारी घटनाएं, या कहें तो एस के खूब सारे सबसेट्स हम यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि कुछ एस के सबसेट्स हैं, या कहें तो उप समुच्चय हैं, या कहें तो घटनाएं हैं। इसमें एक A1 है, A2 है, A3 है, A4 से लेकर En। ये हमने कुछ ऐसे सबसेट्स डिफाइन किए हैं जो S के अंतर्गत हैं। तो यदि ये सभी सबसेट 3 शर्तों का पालन करते हो तो ये सभी सबसेट्स या ये सभी घटनाएं हैं वो प्रत्यक्ष समष्टि S का विभाजन कहलाएंगी, और इनको प्रत्यक्ष समष्टि S के परीक्षण की घटक घटनाएं भी कहते हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशन है हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली है कि ये जितनी भी आपके पास सबसेट्स हैं या फिर घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं का इंटरसेक्शन है वो हमेशा फाई रहना चाहिए। या सबसेट्स के रूप में कहूं तो दो भिन्न भिन्न सबसेट्स हैं वो एडजेंट सेट होने चाहिए, एज सेट में समुच्चय होने चाहिए। इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। कोई अवयव ई आई में आ गया तो फिर वो ई जे में नहीं होगा। आई और जे भिन्न संख्याएं हैं और आई जे को आप पूर्णांकों के रूप में डिफाइन कर सकते हो। ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं आई जे। तो इधर आई और इधर जे लिखा हुआ है, इक्वल टू जे, या 1 या 2 या 1 3 2 4 अलग होनी चाहिए। तो इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी सभी समुच्चय कैसे हो, एडजेंट सेट के रूप में हो, अरिक्त समुच्चय के रूप में हो। सभी को समुच्चय के रूप में पढ़ते हैं, फिर घटनाओं के रूप में बात कर लेंगे, क्योंकि घटनाएं समुच्चय के रूप में ही होती हैं। तो ये होना जरूरी है, पहली शर्त है ये। सेकंड, यदि सभी सबसेट्स को या सभी उप समुच्चयों का यूनियन किया जाए तो वो यूनियन आपके पास प्रतिशत समष्टि S के बराबर हो, यानी C सभी समुच्चय हैं, इनको घटनाओं के रूप में कहूं तो सभी घटनाएं कैसी होनी चाहिए, निशेष। क्या कहते हैं निशेष घटना? ऐसी घटनाएं जिनमें सभी दी गई घटनाओं का सम्मिलन या यूनियन है वो प्रत्येक समष्टि S के समान हो, बराबर हो, तो ये सभी निशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो ये होना जरूरी है। और तीसरी कंडीशन ये कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता है वो शून्येतर होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव तो होगी, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी, तो कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी। यदि किसी प्रत्येक समष्टि S के अंतर्गत हम कुछ घटनाएं E1 E2 E3 E4 En परिभाषित इस प्रकार से करें कि किन्हीं भी दो भिन्न घटनाओं के अंतर्गत कोई भी उभयनिष्ठ अवयव या परिणाम नहीं हो, सभी घटनाओं का जो यूनियन है वो प्रत्येक समष्टि S के समान हो, और प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी हो, तो इस प्रकार इस E1 E2 E3 En को प्रत्येक समष्टि S का विभाजन कहते हैं, और ये S की घटक घटनाएं कहलाती हैं। E1 E2 E3 को क्या कहते हैं, S की या परीक्षण की घटक घटनाएं। तो ये सभी घटक घटनाएं हैं। एज एग्जांपल के रूप में हम जैसे बात कर लें, हमारे पास कोई घटना E है और इसी की पूरा घटना को हम किससे लिखते हैं, E बार से। तो ये दो घटनाएं हैं वो किसी प्रत्येक समष्टि S के अंतर्गत परिभाषित की गई है, और ये प्रत्येक समष्टि के विभाजन को प्रदर्शित करती है, यानी आप इनको घटक घटनाएं कह सकते हैं। ये तीनों रूल्स का फॉलो करेंगी। कैसे कि E की प्रायिकता और P बार की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब इनमें कोई भी किसी की प्रायिकताएं हैं, यानी ये शून्येतर है। सेकंड, हम दोनों का यूनियन करेंगे, E का
और ई बार का। तो हम जानते हैं क्या मिलती है, प्रतिवेद समष्टि एस मिलती है, ऐसा हमने पढ़ा है। और फर्स्ट में एक दूसरे के लिए इंटरसेक्शन कैसा होता है, इनका 5 होता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो ई इंटरसेक्शन ई बार 5 के रूप में, और दोनों का यूनियन कितना होता है, एस के समान होता है। और तीसरा ये चीजें बराबर एक प्रदर्शित कर रही थी कि पीई और पी बार दोनों ही ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो किसी एक विशेष समष्टि के अंदर कोई एक घटना है, उसकी पूरा घटना है, तो हम उनको उसकी घटक घटनाओं के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास विशेष समष्टि का विभाजन है, आप पहचान कर होंगे। यदि कह सकता हूँ किसी विशेष समष्टि एस के अंतर्गत a1 a2 a3 en घटना इस प्रकार से प्रदर्शित की जाए कि दो भिन्न भिन्न घटना ए हैं वो अपवर्जी हो। सेकंड, सभी घटनाओं का यूनियन है उक्त समष्टि एस के बराबर हो, यानी सभी घटनाएं निशेष घटनाएं हो। और तीसरा, प्रत्येक घटना की वैधता 0 से बड़ी हो। तो इस प्रकार कि इन घटनाओं को प्रत्येक समष्टि एस का विभाजन कहते हैं, और ये घटनाएं एस की घटक घटनाएं कहलाती हैं। और आगे हम इसी के बेस पर बात करते हैं। पहली प्रमेय हमारे पास जिसे कहते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, क्या होती है, चलिए बात करें इसकी। ये है हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। क्या कहा गया है, टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या कहा गया इसके अंदर, यदि e1 e2 e3 से en ये s का विभाजन हो, वह एक कोई एक अन्य घटना है, तब घटना एक की प्रायिकता है वो सिग्मा i = 1 to n p(ei) * p(a/ei), इसे प्रतिबिंब प्रायिकता है, यहाँ पर ये इतनी होती है। यही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आगे बेस में पढ़ेंगे, उसके लिए भी इन सब चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम बात करें। तो देखो, हमने कहा s का विभाजन है e1 e2 e3 en, तो विभाजन हमने पहले बता दिया क्या होता है भाई, कि ei इंटरसेक्शन ej ये फाइल है, कब कब, जब i नॉट इक्वल टू j और i और j इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर n तक। सेकंड, e1 यूनियन e2 यूनियन e3 से लेकर के यूनियन en की वैल्यू इसके बराबर होती है, s के बराबर होती है। और प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है। ऐसी घटक घटनाएं ली हैं, यानी s का विभाजन लिया है। तब अब कोई एक अन्य घटना a है जो s में डिफाइन है, अन्य घटना a जो s में परिभाषित है। s में परिभाषित होने का अर्थ है वो s का ही एक सबसेट है, या कहें तो s के रूप में ही परिभाषित की गई एक घटना हो गई। a सबसेट है s का, ठीक है। तो हमने पहले ये पढ़ा है पीछे सेट्स में 11th क्लास में कि एक सेट a और a है वो एक इंटरसेक्शन s के रूप में होता है। कब, जब a सबसेट हो s का, जब a सबसेट हो s का, तब a इंटरसेक्शन s इक्वल टू a होता है, क्योंकि s बड़ा है, उसमें से a ही कॉमन मिलेगा हमको, तो a हमारे पास एज इट इज यूं का यूं आ जाएगा। अब हम s की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें। देखो हमने लिखा है s क्या है, ये रहा विभाजन हमें बताता है कि s क्या है। तो a इक्वल टू a इंटरसेक्शन, और s की जगह पर e1 यूनियन e2 यूनियन e3, और इसी क्रम में आगे बढ़ते चलते हैं हम, तो यूनियन en, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। हम इस इंटरसेक्शन को वितरित करेंगे इस पे, तो क्या होगा भाई, a इंटरसेक्शन वितरित हो जाएगा e1 पर, फिर बीच में क्या है यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन ये वैल्यू वितरित होगी e2 के साथ, फिर यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन e3, फिर यूनियन, ये चलते रहेंगे इसी प्रकार से। सबके लास्ट में आपके पास आएगा a इंटरसेक्शन en। ये हमने सभी के साथ में वितरित कर दिया है a इंटरसेक्शन को, ठीक है। अब हम इसकी प्रायिकता निकालें, तो प्रायिकता निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगी, p a, इधर भी p लगा देंगे, इधर भी पूरे पर p लगाएंगे, तो यूनियन, जहां जहां यूनियन है वहां प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता का योग नियम काम करेगा। और क्या मिलेगा, देखो p a इंटरसेक्शन e1 प्लस यूनियन की जगह प्लस p a इंटरसेक्शन e2 प्लस p a इंटरसेक्शन e3। एक विशेष चीज ध्यान देने की है, i1 i2 i3 सभी की कैसी कैसी हैं, अपवर्जी हैं, इसलिए
यहाँ पर बाकी अदर पार्ट्स यूज नहीं आएंगे। अपवर्जी घटनाओं में हमने पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी कहीं पर होता है तो हम उसे केवल पी ए प्लस पी बी के द्वारा ही लिखते हैं, बाकी कोई अन्य पार्ट नहीं है। दो हैं तो दोनों ऐसे कैसे बीच में यूनियन की जगह प्लस पी ए और पी बी, दो के लिए दो ही मान मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ हो रहा है, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, इसी प्रकार से एन के लिए एन पी ए इंटरसेक्शन ए एन। तो ये हमारे पास पी ए। अब यहाँ हम प्रायिकता गुणन को काम में लेंगे और प्रायिकता गुणन हमने पढ़ा है। और एक खास बात ध्यान देने की यहाँ पर ये है कि यहाँ पहली घटना ई आई के रूप में होगी, यानी E1 होगी पहले, उसके बाद ए घटेगी, क्योंकि घटक घटनाओं के बारे में जानकारी होगी तो पहले कौन सी घटेगी, E1 घटेगी या E2 घटेगी या E3 घटेगी। ऐसा मत कर देना कि पी ए, जैसे प्रायिकता गुणन हमने पीछे पढ़ा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी हो तो हम कहते हैं पी ए और इंटू पी बी बाई ए, या फिर हमने इसको ऐसा भी पढ़ा है कि पी बी और पी ए बाई बी। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा हमको इन्हें लिखना है। पर यहाँ पर ऐसे पी ए नहीं लिखा जाएगा ये, क्योंकि पी ए तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पी ए के बारे में भी जानकारी नहीं है तो पी ए कहाँ से रखेंगे यहाँ। इसलिए पहली घटना पी ए नहीं बनेगी, पहले कौन सी घटित होगी, E1 घटित होगी, उसके बाद ए बाई E1 का नंबर आएगा। तो हम इसकी जगह पर प्रायिकता गुणन यूज लेंगे, तो पी E1 और पी ए बाई E1 हमने इस तरीके से उसको लिख दिया है। नेक्स्ट पी E2 पी ए बाई E2, ये चलते रहेंगे आगे। इस वाले का पार्ट कैसे आएगा और लास्ट आपके पास इस वाले को लिखे हम, तो पी ई एन और इंटू पी ए बाई ई एन। बस ये ही आपके पास क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है पी ए, जो कि बड़ा है। यह हमारे पास ऐसे प्रायिकता गुणन के n पद हैं जो कि जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा है। हम इसे शॉर्ट में ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 आया, फिर दूसरी स्टेप में 2 आया, तीसरे में 3 आएगा, चौथी में 4 आएगा, इनमें से क्या आ रहा है n। तो हम इस पूरे को समेशन यानी योग, तो योगफल के रूप में लिख सकते हैं सिग्मा लगा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो डिफाइन कर देंगे आई क्या है, तो पी ए आपके पास बनेगा वो होगा समेशन आई की वैल्यूज कहाँ से 1 से लेकर n तक, और फर्स्ट में क्या है पी, तो पी ई आई। देखो 1 की जगह आई लगा दिया है तो आई रखोगे तो पी E1 हो जाएगा और ए बाई E1 हो जाएगा। फिर समेशन यानी प्लस आई की जगह पे 2 काम में लेंगे तो 2 सेकंड स्टेप आ जाएगी, 3 रखने पर तीसरी आ जाएगी, 4 रखने पर 4 आ जाएगी, n रखने पर n आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है। चलिए आगे देखते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। सवालों के बारे में भी हम इनके लिए बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका, हमें कब यूज लेना है इसे। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल 17 कहता है किसी कक्षा के 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। किसी लड़की के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.25 है, वह लड़के की प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता 0.28 है। तब यदि चुने गए किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक कक्षा है, उस कक्षा को उसने 2 भागों में बांट दिया है। कक्षा प्रतिशत समष्टि S, समझने की कोशिश करें। कक्षा क्या है, प्रतिशत समष्टि S है, और उसको 2 भागों में बांटा गया, एक ग्रुप लड़कों का और एक ग्रुप लड़कियों का। तो यहाँ पर 2 घटक घटनाएं बन जाएंगी, E1 और E2। क्या क्या चुना गया विद्यार्थी है वो क्या है, लड़का है, और चुना गया विद्यार्थी शुरू करते हैं। E1 पहली घटना, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, और E2 चुना गया विद्यार्थी लड़का है। ये 2 E1 E2 हमारे पास घटना है, एक दूसरे के परस्पर अपवर्जी हैं। ये क्यों, क्योंकि चुना गया लड़का विद्यार्थी लड़का है तो फिर वो लड़की नहीं होगी, और लड़की है तो फिर वो लड़का नहीं होगा। तो आगे हम बात करें, दिखाने होगा। देखिए चुना गया विद्यार्थी लड़की है, E1 हमने माना है, E2 चुना गया विद्यार्थी लड़का है, ये हमने मान लिया है। आगे हम इसी की संबंधित बात करें तो आपको एक अन्य घटना और भी मिली है। चुना गया विद्यार्थी लड़का है, लड़का होने की प्रायिकता P1, ये घटना की बात करेंगे। पहले P1 की बात करें, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो क्या कह रहा है, कक्षा में 2/3 विद्यार्थी लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। P1 और P2 की बात करते हैं। P2 2/3 लड़के हैं, E2 चुना गया विद्यार्थी लड़का है, लड़का होने की प्रायिकता 2/3 यानी 2/3, तो लड़के की कितनी होगी भाई 1/3। सीधी सी बात है, पर्ची घटना है, उल्टा जाएगा तो पूरा घटना के रूप में घटा के निकाल सकते हैं। वैसे 1 - 2/3 तो 1/3 मिल जाएगा। वैसे क्या दिया तो 1 इधर होगा। सेकंड
एक अन्य घटना ए, वो क्या है, चुना गया विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है। यह अन्य घटना डिफाइन की गई सवाल के अंतर्गत। साफ साफ कहा गया कि यात्रा चुने गए किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुना गया विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण है, इस बात की प्रायिकता पूछी गई है, यानी किसी अन्य घटना ए की प्रायिकता पूछी गई है, किसके संदर्भ में, A1 E2 घटक घटनाओं के संदर्भ में। तो हमसे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय की बात की गई है यहाँ पर, ये आपको समझना पड़ेगा। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें दो वैल्यूज और निकालनी पड़ेगी, A/E1 क्या कहती है उसको समझे। E1 घटित हो चुकी है, हमें इतना पता है चुना गया लड़का, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, अब चुना गया विद्यार्थी लड़की है, उसके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने की प्रायिकता वो हमें सवाल में मिली है, कितनी है भाई, लड़की के प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है वो मिली है 0.25, और एक P A/E2, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ये तो पता है चुना गया विद्यार्थी लड़का है, तो उसके प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, तो लड़के के प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने की प्रायिकता आपको मिली है कितनी, 0.28। ये आपको सवाल में दी गई है, इसलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया है, बस इनका अर्थ समझना जरूरी है। प्रतिबंध प्रायिकताएं हैं, A1 नीचे है, इट मींस A1 घटित हो चुकी है, यहाँ E2 घटित हो चुकी है, तो ये वैल्यूज हमारे पास, इसलिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से PA की वैल्यूज PA1 इंटू P A/E1 प्लस PE2 इंटू P A/E2, इसी का प्रसारित रूप है, I=1 और 2 है, इसलिए सिग्मा ने लगा के मैंने दोनों स्टेप्स एक साथ लिख दिए हैं। मान रख देंगे P1 का कितना है भाई, 1/3, और P A/E1 का ये है 0.25, प्लस P2 की जगह पर 2/3 और A/E2 की जगह पर 0.28। तो हम इसे सोल्व करें आगे, कितना हो गया, 0.25/3 और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 28×56, 0.56/3। एलसीएम लेंगे हम दोनों में, एलसीएम 3 आएगा, 0.25 प्लस 0.56 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.81/3, तो आंसर मिल जाएगा 0.27। तो किसी घटना ए की प्रायिकता हमको प्राप्त हो गई। ए क्या थी, चुना गया विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है, साफ कहा है उसमें, साफ साफ लिखा है, यह अच्छा चुने गए किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलग ही घटना थी, जो स्रो में कही वो दो ये थी, तो एक घटक घटनाएं बनी और एक ये अन्य बन गई। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से रिलेटेड। चलिए हम आगे बात करते हैं बेज प्रमेय की। देखिए बेज प्रमेय क्या होती है, यदि किसी प्रदत्त समष्टि S को विभाजन किया जाए, S को E1 E2 E3 से लेकर आगे AN तक इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि ये प्रदत्त समष्टि S के विभाजन को रिप्रेजेंट करें। विभाजन हमने आपको पहले बता ही दिया है, यानी वो 3 कंडीशंस का पालन करें। तो S को E1 E2 E3 EN घटक घटनाओं में विभाजित किया जाए और एक अन्य घटना S पर परिभाषित एक अन्य घटना A हो, S पर परिभाषित एक अन्य घटना A है और A का घटित होना आपको दिया गया है, A का घटित होना ज्ञात है या दिया गया है। एक अन्य घटना A ज्ञात घटना है, तब किसी घटक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना। घटक घटना की प्रायिकता, मान लीजिए कोई घटक घटना E आई है तो उसकी प्रायिकता कब, जब घटना A घटित हो गई हो। घटक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना, इसी को क्या कहते हैं, बेज प्रमेय कहते हैं। और ये क्या है, सह प्रतिबंध प्रायिकता है, पीछे पढ़ा है हमने, तो सिंपल सी चीजें क्या लिखेंगे भाई, PA इंटरसेक्शन EI और बटे में PA। ठीक, इंटरसेक्शन EI के लिए हम प्रायिकता गुणन काम में ले लेंगे, क्या बनेगा, PEI और AY EI।
और बटे में पी ए। पी ए मीन्स संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो सिग्मा से लिख सकता हूं मैं इसको पी ई आई इंटू पी ए बाई पी आई। तो यहाँ आई इक्वल टू 1 to n। ऊपर के केसेस तो दोनों अलग अलग है, चलो ऊपर नीचे वाले में मैं जे कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जे, यहाँ जे और ये भी जे। आई तो एक निश्चित घटना है, कोई एक ही होगी, लेकिन जे की वैल्यूज 1 to n तक होगी। यहाँ नीचे पूरी ही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय आपको काम में लेनी है। तो ये जो वैल्यूज आपके पास आती है, यानी आप बेस प्रमेय को कब काम में लेंगे, छोटी सी है, बस केवल समझने की बात है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में तो घटक घटनाओं की सहायता से हम किसी एक अन्य घटना को अलग से ज्ञात करते हैं कि एक अन्य घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो क्या लगाएंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। और यदि अन्य घटना की प्रायिकता आपको दे रखी है, ये अन्य घटना घटित हो चुकी है, तो किसी घटक घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो बेस प्रमेय को काम में लेना है। समझ में आई बात? घटक घटना की प्रायिकता निकालने के लिए बेस प्रमेय और अन्य घटना जो दी गई है उसकी प्रायिकता पूछी जाती है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो यहाँ घटक घटना निकालनी हो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल लगातार पिछले 3 सालों से 18, 19 और ये जो 20, इनमें सर्वाधिक सवाल जो पूछे गए हैं वो बेस प्रमेय की सहायता से ही पूछे गए हैं कि बेस प्रमेय की सहायता से प्रायिकता ज्ञात कर दीजिए, या फिर साफ लिखा हुआ सवाल में वैसे ही मिलेगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा कौन सी प्रमेय लगानी है। तो समझ लीजिए, बेस प्रमेय संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय दोनों एक जैसे सी है। कंफ्यूजन पैदा होता है बच्चों को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि एस से संबंधित जो घटनाएं हैं वो आपको दे दी गई है और किसी एक अन्य घटना ए की प्रायिकता पूछी जाती है तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगाएंगे। और यदि एक की घटना की प्रायिकता आपको दे दी गई है और E1, E2, E3, En में से किसी एक की प्रायिकता पूछी जाती है, इनको कहते हैं घटक घटनाएं। तो घटक घटना की प्रायिकता पूछी जाती है तो बेस प्रमेय लगेगी। सूत्र ये है, आपको ध्यान रखना है, जिस भी घटना की प्रायिकता पूछी जाए, जैसे मान लीजिए E3 का मान चाहिए तो यहाँ होगा P E3 P A by E3 और नीचे सारे जितने भी हैं, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, 5 है, वो सारे आपके पास यहाँ आ जाएंगे। चलिए और देखते हैं उदाहरण की सहायता से कि कैसे हम इन आगे सोल्व कर पाएंगे, बेस प्रमेय कैसे लगाते हैं। चलिए करते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 18 है, कहता है एक बोल्ट बनाने के कारखानों में मशीन ए, बी और सी कुल उत्पादन का क्रम से 25%, 35% और 40% बोल्ट उत्पादित करती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रम से 5, 4 और 2% भाग खराब है यानी त्रुटिपूर्ण है। बोल्टों के उत्पादन में से एक बोल्ट यथासंभव चुना जाता है और यह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। क्या कहा गया, कोई कारखाने में 3 मशीनें हैं जो बोल्ट बनाती हैं। उस कारखाने में बोल्ट बनाने के काम को 3 भागों में बांटा गया। क्या हो गया, घटक घटनाएं हो गई। तो 3 घटनाएं लिखेंगे हम, E1, E2, E3। क्या बन रहा है, मशीनों पर बोल्ट बन रहे हैं। तो 3 घटनाएं, पहला मशीन ए पर बोल्ट बना है, घटना बी मशीन सेकंड पर और मशीन थर्ड के ऊपर यानी सी मशीन पर। ऐसे E1, E2 3 घटनाएं हम बनाएंगे और एक अन्य घटना, एक चुना गया बोल्ट है वो त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, खराब पाया जाता है। तो एग्जाम्पल 17 है आपके पास, ये चलिए 18 है। और सबसे पहली घटना E1 क्या है, चुना गया बोल्ट, एक बोल्ट चुना गया है और चुना गया बोल्ट मशीन ए पर बना है। 3 मशीनें हैं तो 3 घटक घटनाएं बन जाएंगे आपके पास। बी पर बना है और E3 घटना बनेगी बोल्ट मशीन सी पर बना है। तो घटना E1 की प्रायिकता, मशीन ए पर 25%, कितने 25% बोल्ट बनते हैं। 25% को हम पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 25/100 यानी 0.25। PE2 की बात करें तो 30% बोल्ट मशीन बी पर बनते हैं तो प्रायिकता हो जाएगी 0.30। और PE3 ये किस पे बनता है, सी पर, और सी पर बनने वाले के लिए आपके पास प्रायिकता है 40%, पॉइंट्स में बदलूंगा 0.4। और नेक्स्ट
आगे की बात करें ऐसे में तो एक अन्य घटना और दी गई है ए, वो क्या, चुना गया बोल्ट खराब है। खराब है तो ये चीज उसने खुद ने दे दी और खराब के लिए आपको प्रायिकताएं मिली है। क्या कह रहा है, ए बाई इवन की हम बात करें, पी ए बाई इवन, यानी हमें ये पता है कि बोल्ट मशीन ए पर बना है तो उसके खराब होने की प्रायिकता सवाल में दी गई। क्या कहता है कि मशीन ए बी और सी पर बनने वाले उत्पादन होने वाले उत्पादन में 5, 4 और 2% खराब है। 5% खराब उत्पादन होता है मशीन ए पर। 5% को आप दशमलव में चेंज करेंगे, पॉइंट्स में तो 0.05 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पी ए बाई पी टू की बात करेंगे, जब हमें ये पता हो कि बोल्ट है मशीन बी पर बना है, E2 मीन्स मशीन बी पर बना है, तो उत्पादन में 4% बोल्ट खराब बनते हैं तो जाएगा 0.04। और पी ए बाई E3 तीसरी मशीन पे केवल 2% बोल्ट खराब बनते हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0.02। बोल्ट खराब होने की प्रायिकताएं हैं ये, जब हमें मशीनों के बारे में पता है। तो अब क्या कहता है कि निकाला गया बोल्ट खराब पाया जाता है, पक्का पता है, कह दिया गया खराब पाया जाता है, इसका मतलब घटना ए घटित हो चुकी है, चुना गया बोल्ट खराब, ऐसा पता है हमको, इसका मतलब वो घटना घटित हो गई है, तो ए के बारे में जानकारी है। तो वे क्या पूछ रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि बोल्ट मशीन बी पर बना है, बोल्ट मशीन बी पर बना है, यानी इसकी पूछी गई है घटक घटना E2 की प्रायिकता पूछी गई है। हमने कहा जब घटक घटनाओं की प्रायिकता निकालनी हो तो क्या काम में लेंगे, यस बेस प्रमेय काम में लेंगे। तो हम यहाँ पर बेस प्रमेय लगाएंगे Pe2 बाई ए, तो क्या होगी Pe2 ए बाई E2 और नीचे जो जो भी आपके पास बनती है कितनी है 3, तो तीनों को लिखेंगे Pe1 इंटू पी ए बाई E1, पहला प्रायिकता है Pe2 ए बाई E2, ये संपूर्ण प्रायिकता बनने वाला भाग है Pe3 और P ए बाई E3। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था बेस में, वो सिग्मा लगा के लिखा हुआ था, हमने बिना सिग्मा के लिख दिया क्योंकि हमारे पास 3 स्टेप थी, 3 लिखी जा सकती है, एन में बहुत सारी होती है इसलिए सिग्मा लगाया। रखेंगे मान हमें सारे याद रख दीजिए। P2 की वैल्यूज देखो, P2 कितना है 0.30 गुणा ए बाई E2, ए बाई E2 का कितना है 0.04, ये तो अंश हो गया। हर में देखो P1 की वैल्यूज कितनी है 0.25, ए बाई E1 की वैल्यूज 0.05 प्लस यही स्टेप सेम है, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज जाएगा 0.30 इंटू 0.04 प्लस P3 की जगह पर P3 हमारे पास कितना है 0.40 और गुणा में ए बाई E3 की जगह पर 0.02। तो ये हमारे पास मान है, इनको सरल करेंगे हम सभी को गुणा करें तो क्या क्या मिलेगा, इन दोनों का गुणा किया जाए तो कितने जाएंगे 4 के 12 और 4 छोड़ के 10 को लगाएंगे तो ये चलिए जो 0 कितने आएंगे 30 गुणा 4 120, 30 गुणा 4 दिया गया है 120 हो गए, एक 4 छोड़ के 10 होना चाहिए था तो हमने कर दिया। ऐसा नीचे करेंगे कितने हो जाएंगे 25 को 5 से करेंगे 25 मुझे 125 0.0120 और यहाँ पे 0. इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 × 8 80। ऊपर वाला हिस्सा तो एज है 0.0120, नीचे वाले सबको जोड़ लीजिए, क्या क्या मिलेंगे 005 तो 5, 8 to 10, 10 और 2 12, 2 एक हासिल, एक हासिल और एक 2, 2 एक 3 और 0.0। हम यहाँ से क्या करेंगे 10 लौटा देंगे, 4 अंक ऊपर है 4 अंक नीचे है 120 बटे 325। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और भी सरल कर सकते हैं, आप काटेंगे तो यहाँ ये वैल्यूज कट सकती है 5 से, और 5 से हम इसे काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 24 और नीचे काटेंगे तो 5 6 30 और 5 तो 24 बटे 65 हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
आपको सवाल आ जाना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा हो कि सर सवाल में तो 35% है, मैंने 30 से करा दिया है, क्या हो गया? 35 से कर लेना, किसी को करना है, तरीका यही होगा, आपको तरीका फॉलो करना है। यहाँ 35 ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ 35 हो जाएगा, वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपके पास। तो फिर भी आपको एक मेथड आना चाहिए कैसे करना है। तो ये 30 के हिसाब से किया गया है। आंकड़े बदल के आ जाते हैं एग्जाम्स में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एज इट इज बुक का सवाल ही मिले, आंकड़े खूब सारे बदले हुए मिलते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बदल के कर दिया है। तो कन्फ्यूजन ना हो, अब आपको एग्जाम्पल 18 को खुद को करना है, संख्या बदलनी है, 35 करना है, 35% के साथ हल करना जरूर मिलेगा। तरीका ऐसा ही है, सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 19 से हमारे पास 3 अभिन्न सर्वसम डिब्बे हैं। अभिन्न यानी भिन्न भिन्न नहीं है, सर्वसम यानी एक समान है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। यदि प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं, डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और डिब्बे थर्ड में एक सोने और एक चांदी का सिक्का है। 3 डब्बे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, आपके पास 3 डब्बे हैं, तीनों डब्बों में 2-2 सिक्के हैं। पहले डब्बे में 2 सोने के, दूसरे डब्बे में 2 चांदी के, और तीसरे डब्बे में 1 सोने का और 1 चांदी का सिक्का है। अब क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे पार्टीशन ने कर दिया है, आपके पास 3 डब्बे हैं, 3 पार्टीशन हो गए हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति हर साइड डिब्बा चुनता है, पहले डिब्बे का चयन करेगा। कितने प्रकार से कर सकता है? 3 डब्बे हैं, 3 प्रकार से कर सकता है। 3 घटनाएं बनेंगी, E1 E2 E3, ठीक है। तीनों अपवर्जी होंगी, पहले डब्बे का चयन होगा तो दूसरे का नहीं होगा, तीसरे का भी नहीं होगा, दूसरे का होगा तो पहले तो तीसरे का नहीं होगा, तीसरे का करते हैं तो पहले दूसरे का नहीं होगा, हो गया अपवर्जी। तीनों का यूनियन करेंगे तो समष्टि एस के रूप में ही वैल्यूज आएगी। आगे कह रहा है यदि और उसमें से यदि एक सिक्का निकालता है, यदि सिक्का सोने का है, एक सिक्का निकालता है, ये भी पता है। अब कह रहा है सिक्का सोने का है, पता लग गया। एक अन्य घटना घटित हुई, सिक्का निकाला, तो अन्य घटना घटित हुई, निकाला गया सिक्का किसका है? सोने का है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा सिक्का जो बच गया है डब्बे में वो भी सोने का हो। इसका मतलब उस डब्बे में दोनों सोने के सिक्के हैं। कौन से डिब्बे की बात कर रहा है? पहले डिब्बे की, उसमें 2 सोने के सिक्के थे, इसलिए हम इसे लिखें। 3 डब्बे हैं हमारे पास, डिब्बे फर्स्ट में 2 सोने के, डिब्बे सेकंड में 2 चांदी के, व डिब्बे थर्ड में 1 सोने व 1 चांदी का सिक्का है। तो 3 घटनाएं E1 E2 E3। पहली घटना E1 चुना गया डिब्बा फर्स्ट है, सेकंड में चुना गया डिब्बा सेकंड है, और थर्ड घटना चुना गया डिब्बा थर्ड है, ठीक है। डिब्बे फर्स्ट का चयन, डिब्बे सेकंड का चयन और डिब्बे थर्ड का चयन, 3 घटनाएं हमने ले ली हैं। इनकी प्रायिकता क्या होगी बताइए? किसी डिब्बे की चुनने की प्रायिकता, तीनों में से तीनों समसम बता रहा है, क्योंकि तीनों सर्वसम डब्बे हैं, पता नहीं लगेगा कौन से का चयन है, ऐसे देख के पता नहीं लगा सकते हम। तो तीनों की प्रायिकता एक समान आएगी, कितनी? 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अन्य घटना ए के बारे में और बात की गई, वो क्या? निकाला गया सिक्का, डिब्बे में से निकाला गया सिक्का किसका है? सोने का है। डब्बे से निकाला गया सिक्का सोने का है, ये हमको ज्ञात है। तो P A/E1 बताइए क्या होगी प्रायिकता? A/E1, A मीन्स निकाला गया सिक्का सोने का, इस बात की क्या प्रायिकता है? जब हमें ये ज्ञात है E1 मीन्स पहले डब्बे का चयन किया गया था सिक्का निकालने के लिए, और पहले डब्बे में दोनों सोने के हैं। अब सोने के डब्बे में से कोई सिक्का निकालो तो किसका निकलेगा? सोने का ही निकलेगा, निश्चित घटना है, प्रायिकता 1 हो जाएगी। P A/E2 इस व्यक्ति ने सेकंड डब्बे का चयन किया और उसमें सोने का सिक्का निकले, ऐसा पॉसिबल है नहीं? क्यों? क्योंकि सेकंड डब्बे में दोनों सिक्के चांदी के हैं, तो एक असंभव घटना है कि सोने का सिक्का मिले, इसलिए प्रायिकता 0 होगी। P A/E3 यदि व्यक्ति ने तीसरे डिब्बे का चयन किया है सिक्का निकालने के लिए और निकाला गया सिक्का सोने का है, तो उसमें 1 चांदी का और 1 सोने का है,
तो सोने का निकलने की प्रायिकता 50% यानी 1/2 होगी। तो ये AY-E1, AY-E2, AY-E3 की प्रायिकता है। अब क्या कहता है वो? कह रहा है निकाला गया सिक्का तो सोने का है पता है, लेकिन जिस डिब्बे में से निकाला है उसमें दूसरा सिक्का भी सोने का है। इसका मतलब है वो व्यक्ति पहले डिब्बे का चयन करता है। इस बात की क्या प्रायिकता है? इसकी प्रायिकता पूछी गई है E1 की। कब? जब A घटित हो गई हो, ये प्रायिकता चाहिए। क्या करेंगे? बेस लगाएंगे, बेस जुड़ने से, क्योंकि घटक घटना की प्रायिकता पूछी गई है। P E1 by A इक्वल टू P E1 P A by E1 और बटे में कितनी है? 3। तो थोड़ी देर पहले लिखे थे वो सेम फॉर्मूला यहाँ भी रिपीट होगा। A by E2 प्लस वो E1 P E2 A by P A by E2 और P3 P A by A3 रखेंगे सभी में मान। क्या क्या मिलने वाले हैं? देखिए P1 की जगह पर 1/3 और A by E1 की जगह पर 1। नेक्स्ट नीचे भी 1/3 और 1 प्लस P2 का मान भी 1/3 और A by E2 का मान 0 प्लस P3 का मान 1/3। A by E3 कितना है? 1/2। ठीक है, सोल्व करते हैं। 1/3 इंटू 1, नीचे देखिए सभी में 1/3 कॉमन है। यहाँ से 1, सेकंड में 0 और थर्ड में 1/2। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। अंश में 1 बचा, नीचे 1 प्लस आधा कितना होता है? 1.5, जिसको हम कहते हैं लोग लेंगे तो 3/2। 1 और 3/2 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो ये 2/3। तो A by वो E1 by A की प्रायिकता 2/3 होगी। ये हमारे पास प्रायिकता मिल गई बेस मिल की सहायता से। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम आगे। एग्जाम्पल 20 को देखें। कहते हैं व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया 4 में से 3 बार वो सत्य बोलता है, इसका मतलब एक बार वो झूठ बोलता है। सत्य बोलने की प्रायिकता होगी 3/4। सत्य नहीं बोलने की क्या आएगी? 1 में से घटा देंगे 3/4 को, झूठ बोलने की प्रायिकता आ जाएगी 1/4। तो अब बात कर रहा है यहाँ पर उसने एक पासा फेंका, पासा फेंकेगा तो उस पर इसी सत्य के परिणाम आएंगे। अब वो कहता है कि पासे पर 6 है। क्या आता है? वो बतलाता है कि पासे पर 6 है। पता नहीं सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो पासे पर 6 है आने की प्रायिकता। हम 2 घटनाएं बनाएंगे यहाँ पे। E1 पहले लिखें व्यक्ति क्या क्या कहता है। व्यक्ति क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। अब वो पासा उछालता है तो एक घटना बनती है E1। क्या? वह बताता है, व्यक्ति बताता है पासे पर 6 आया और E2 व्यक्ति बतलाता है पासे पर 6 नहीं आया। ठीक है, पासे पर 6 ना और पासे पर 6 नहीं आना, ये हमने 2 घटनाएं लिखी। भाई पासे पर व्यक्ति बतलाने की बात बाद में करेंगे। एक पासा उछालते हैं तो पासे पर 6 आना और पासे पर 6 नहीं आना, ये 2 हमारे पास पूरा घटनाएं या क्या कहते हैं घटक घटनाएं बन जाएंगी। तो पासा उछालेंगे तो 2 चीजें आएंगी, 6 आएगा या नहीं आएगा। और सत्य सत्य की बात तो हम बाद में करेंगे। व्यक्ति क्या कहता है उससे तो पहले P1 पासे पर 6 आने की प्रायिकता। एक पासे को उछालने पर 6 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 नहीं आने की बताइए। उसी की पूरा घटना है, 1 में से घटा के निकाल देंगे 5/6। अब एक अन्य घटना ए, व्यक्ति बतलाता है पासे पर 6 आया। व्यक्ति कह रहा है क्या? पासे पर 6 आता है। पासे पर 6 आया है। व्यक्ति ने बताया पासे पर 6 आया। हो सकता है झूठ भी बोल रहा हो सकता है सत्य बोल रहा हो। तो सबसे पहले हम निकालें A by E1, ये चाहिए हमें। जब हमें ये पता है पासा फेंकने पर 6 आया, E1 मतलब पासा फेंकने पर कितना आना? 6 आया। तब व्यक्ति बतलाता है कि पासे पर 6 आया, इसका मतलब वो सत्य बोल रहा है। तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/4, क्योंकि 4 में 3 बार सत्य बोलता है तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4।
सेकंड पी ए बाई E2, हमें ये पता है E2 मीन्स पासे पर 6 नहीं आया, पर व्यक्ति कहता है कि पासे पर 6 आया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या आएगी, एक में से सत्य बोलने की प्रायिकता घटा देंगे, ये सत्य बोलने की, ये झूठ बोलने की आ जाएगी 1/4। अब उसने कहा कि ये तो पता है कि व्यक्ति ने बताया पासे पर 6 आया, तो वास्तव में 6 आने की, पासे पर वास्तव में 6 आने की प्रायिकता क्या है, पासे पर वास्तव में 6 आने की प्रायिकता यानी घटना E1 की प्रायिकता पूछी गई है, तो आपको क्या निकालना है, E1 बाई ए ज्ञात करना है। ये पता है व्यक्ति ने बताया पासे पर 6 आया, तब वास्तव में ही पासे पर 6 आया है, इसकी क्या प्रायिकता है चाहिए, तो घटक घटना की प्रायिकता पूछी गई है, तो क्या लगाएंगे, बेस प्रमेय लगाएंगे, और बेस प्रमेय P E1 बाई ए, सूत्र क्या है E1 A बाई E1, और नीचे P E1 A बाई E2 E1, और प्लस में P E2 और P A बाई E2, वैल्यू पुट कीजिए दोनों। P E1 की जगह पर हमारे पास मान है 1/6, A बाई E1 की जगह पर है 3/4, सेम वैल्यूज नीचे भी आएगी, 1/6 गुणा 3/4 प्लस P2 का मान है मेरे पास 5/6, और पुट करेंगे भी A बाई E2 की वैल्यू क्या आई थी 1/4, ठीक है। ऊपर हो गया 3/24, नीचे में देखो तो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो एलसीएम क्या आएगा 24, और ऊपर हम इन्हें सोल्व करें तो 3, और यहाँ से गुणा करें तो 5, 24 से 24 कट जाएंगे, 3/8, ये हमारे पास वास्तव में 6 आने की प्रायिकता है 3/8, नीचे स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 21 मान लें कि एक एचआईवी परीक्षण की विशेषता में प्रकार से निर्दिष्ट की गई है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी एचआईवी नेगेटिव बताता है, जबकि 1% व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताता है। टेस्ट है वो सही लोगों को भी 1% गलत रिपोर्ट देता है, यानी कोई किसी व्यक्ति के एचआईवी नहीं है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा 1% संभावना है। 99% टेस्ट की रिपोर्ट सही है लेकिन 1% रिपोर्ट गलत आती है। आगे कहता है कि एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है, वे से एक व्यक्ति या साथ चुना जाता है और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी एचआईवी की उपस्थिति बताता है। क्या प्रायिकता है कि व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है। एक बड़े जनसमूह में से किसी गांव में मान लीजिए, कस्बे की मान लीजिए, सिटी की मान लीजिए, बड़ा जनसमूह है, तो उसके अंतर्गत टेस्ट किया जाता है। वहां पर कह रहा है 0.1% लोग हैं वो एचआईवी से ग्रस्त हैं, तो सीधी सी बात होगी, उसने बांट दिया 2 भागों में उस बड़ी जनसंख्या को, एक तो ग्रसित लोगों में जो कि एचआईवी से ग्रसित हैं और दूसरे एचआईवी से स्वतंत्र हैं यानी स्वस्थ हैं। तो यहाँ 2 घटनाएं आपके पास बन जाएंगी, E1 और E2। ये आपके पास एग्जाम्पल 21 है। तो 2 घटनाएं E1 E2 बड़े जनसमूह में से चुना गया जो व्यक्ति है, व्यक्ति एचआईवी ग्रस्त है यानी एचआईवी पॉजिटिव है, और व्यक्ति एचआईवी से स्वतंत्र है यानी स्वस्थ है। ये 2 घटनाएं हमारे पास बनी। अब कहता है उनकी प्रायिकताओं की बात करें तो व्यक्ति एचआईवी ग्रस्त है बड़े जनसमूह में केवल 0.1%। देखो यहाँ परसेंट तो सवाल में खूब सारे हैं लेकिन जो चीजें काम की उन्हीं पे फोकस कीजिए। कह रहा है एक बड़े जनसमूह में से केवल 0.1% लोग ही इस रोग से ग्रसित हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दशमलव में बदलेंगे परसेंट को, 0.1/100 तो ये हो जाएगा 0.001। नेक्स्ट PA/B2, इसके बारे में हम बात करें, व्यक्ति एचआईवी से स्वतंत्र है, यदि वो एचआईवी ग्रस्त की वैल्यूज हम इसमें से घटा देंगे 0.001 एक में से, तो आपके पास 0.99 और 9, ये एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए प्रायिकता आ जाएगी। अब कहता है कि टेस्ट किया गया, एचआईवी का टेस्ट किया गया, रोग विज्ञानी बताता है व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है, तो यानी टेस्ट या परीक्षण व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव बताता है, एचआईवी ग्रस्त बताता है। तब
सबसे पहले PaY की बात करते हैं। क्या ये पता है हमें व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, A1 कहता है व्यक्ति HIV ग्रस्त है। अब किसी व्यक्ति को HIV है, हम उसका टेस्ट करते हैं। सवाल में लिखा गया कि परीक्षण HIV ग्रस्त व्यक्ति का 90% पता लगाने में सक्षम है। रोगग्रस्त व्यक्तियों में से 90% का सही पता लगाने में सक्षम है, ये कह रहा है खुद सवाल के अंतर्गत। तो यहाँ पे आ गया मान 90%। आप इसे परसेंट से हटा के लिखेंगे तो 0.9 या 90। सेकेंड PaY ये क्या है? AY इवन निकाल दिया हमने। AY हमें ये पता है व्यक्ति HIV से स्वतंत्र है, वो HIV ग्रस्त नहीं है, ठीक है व्यक्ति, और उसकी टेस्ट किया गया। तो टेस्ट किया गया तो टेस्ट में वो कैसा मिलता है? HIV ग्रस्त, यानी गलत रिपोर्ट आती है। तुमने बताया था पीछे अभी कि टेस्ट रिपोर्ट है वो 1% गलत मिलती है सही लोगों के लिए। तो इसके लिए कितना है मान? 1%। हम इस परसेंट को हटाएं तो 0.01 ये मान है हमारे पास। क्या पूछा गया? ये रोग विज्ञानी तो ये कह रहा है कि वो HIV ग्रस्त है। क्या वो वास्तव में HIV ग्रस्त है? वास्तव में HIV ग्रस्त होने की प्रायिकता पूछी गई है, यानी इवन प्रायिकता पूछी गई है। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? घटक घटना की प्रायिकता क्या लगाएंगे? बेज प्रमेय लगाएंगे। तो बेज प्रमेय से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं P(E1/A) इक्वल टू P(E1) इंटू PaY और नीचे PaY प्लस PE2 और PaY2 वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या क्या आएगा? P(E1/A) इक्वल टू P1 की वैल्यूज यहाँ पर रही 0.001 गुणा AY(E1) के 0.90 नीचे 0.001 इंटू 0.90 प्लस P2 ये रहा 0.999 गुणा AY2 की वैल्यू है 0.01। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को तो क्या हो जाएगा? 10 लो, यहाँ पर 3 और 2 5 अंक छोड़ के लग जाएगा। 0 9 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 5 अंक छोड़ के 10 लो लगा देंगे, यानी 0.0090। नीचे वाले में यहाँ पर भी सेम ही 0.0090 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 अंक छोड़ के 10 लो लगाना है 00999। ऊपर वाला भाग HDG रहेगा 0.00090 और नीचे वालों को हम ऐड करेंगे 999 में 90 और जोड़ देंगे 1089 हो जाएंगे। तो 1089 और एक 0 5 अंक करने हैं, पूरे 5 हो गए, 3 तो 5 यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5 ही। ऊपर भी 5 अंक छोड़ के 10 लो है, नीचे 5 अंक छोड़ के 10 लो है, 10 लो हटा देंगे 90 में 1089 और आप चाहे तो इसे 9 से काट सकते हैं। 9 से काटेंगे तो 10 नीचे 9 1 9 9 2 18 और 9 1 9 10/121। ये वास्तव में व्यक्ति की HIV पॉजिटिव होने की प्रायिकता है। तो ये हमारे पास बेस प्रमेय से संबंधित कुछ एग्जांपल्स हुए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेकर आएंगे बेस प्रमेय और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से संबंधित एक्सरसाइज को। आप भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम वीडियो लेकर आ ही रहे हैं। आप इमेज करना आपके पास में निकली वैल्यूज ठीक है या नहीं है, तरीका सही है या नहीं है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैथप्लस पर आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।